नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपने आसपास कुछ ऐसे लड़कों को ज़रूर जानते होंगे जो जिस एग्ज़ाम में बैठते हैं उसको क्रैक कर लेते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम में वो पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उनका किसी में सिलेक्शन नहीं होता है या कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक अच्छा जो एग्ज़ाम ज़्यादा क्रैक करता है, उसके पास कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाता है। उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है और मैं भगवान की कृपा से इस श्रेणी में था कि मैं जो भी एग्ज़ाम बैठा ज़्यादातर एग्ज़ाम मैं क्रैक कर लिया। तो मैं जो अपना अनुभव है वो आपको बताऊँ अगर, तो उसमें सबसे अहम रोल होता था मैं समझता था कि इस परीक्षा में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मेरी सबसे सफलता का जो मैं दसनों एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ, उसमें मेरा सबसे मुख्य चीज़ ये था कि मैं समझने का प्रयास करता था कि कहाँ से क्वेश्चन इसमें बनेंगे और यह समझने के लिए मुझे पीवाईक्यू देखना पड़ता था, विगत वर्षों के प्रश्न। क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न आपको जिस हिसाब से जितना सटीक तरीके से परीक्षा की माँग को समझा देगा, वैसा कोई नहीं बता सकता। इसलिए मैं एक सीरीज ये चला रहा हूँ 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें 50 दिनों तक हम लोग 50-50 क्वेश्चन करने वाले हैं और वो भी पीवाईक्यू होंगे जो 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक 50 शिफ्टों में पिछला ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन वहीं के हैं और इस पे हम 50-50 क्वेश्चन 50 दिनों तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा की मांग क्या है। जो ग्रुप डी आपका 2025 होने वाला है, उसमें कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, परीक्षा की मांग क्या है, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक हमें छोड़ना है। यहाँ परीक्षा की मांग ही नहीं समझेंगे, ये बोर्ड के बनाए हुए क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन आपके सामने खटक खटाएगा। यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस कैसे होगी? जब अगर आप एक पेपर शीट या रफ पे 1 से 50 तक संख्या लिख डालिए और उसमें जब क्वेश्चन 1 दिखाया गया तो उस पे आप कौन सा क्वेश्चन सही करते ऑप्शन उसको लिखिए और जब आंसर बताया गया तो उसके आगे लिखिए सही हुआ कि गलत हुआ। इस हिसाब से आप लास्ट में देखेंगे कि बोर्ड का जो बनाया हुआ क्वेश्चन 50 है उसमें मैं कितना सही कर पा रहा हूँ। मेरी तैयारी कैसी है ये आपको समझ में आएगा और यहाँ से आप केवल परीक्षा की मांग या प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, आपका रिवीजन होगा। रिवीजन यहाँ 50 क्वेश्चन नहीं 200 से ज़्यादा फैक्ट आपके सामने आएगा। अगर आप उसे पढ़े हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा और नहीं पढ़े हैं तो आप उसको याद कर लीजिएगा। तो इतनी सारे इसके फायदे हैं और सब हर क्वेश्चन में आप जहाँ भी ये आंसर कर रहे होंगे उसी के बगल में जो टॉपिक से क्वेश्चन बना है उसको भी लिखते जाइएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि कितने टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। दोस्तों, ये डे 15 है, यानी 14 वीडियो अभी इस सीरीज की आ चुकी हैं। 14 वीडियो में हमने पॉलिटी देख लिया, इकोनॉमी देख लिया, जियोग्राफी देख लिया, आर्ट एंड कल्चर देख लिया। साइंस का 6 वीडियो आ चुका है, ये 7वां है। साइंस का 6 भाग आ चुका है और ये आज 7वां होगा और आज लास्ट है। यानी लगभग पिछले ग्रुप डी में जो 50 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, उसमें 350 क्वेश्चन साइंस के थे। ये सब हमें कैसे पता चल रहा है? जब पीवाईक्यू देख रहे हैं। ज़्यादातर लोग पीवाईक्यू देखते ही नहीं और सबसे बड़ी गलती वहीं पे कर जाते हैं। एग्जाम की रणनीतियाँ जो बारीकियाँ होती हैं छोटी-छोटी, जहाँ पर स्टूडेंट गलती करता है,
उस गलती को सुधारने के लिए मैं कुछ वीडियो लाने वाला हूँ। जैसे यूट्यूब पे पढ़ना कैसे है, क्या यूट्यूब पे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, इस पे मेरी एक वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी ही। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब वो वीडियो आएगी तो आपको पता चल सके और आप वो वीडियो देख सकें। दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं एग्ज़ाम बहुत सारे क्लियर किया हूँ, तो आपको कुछ बारीकियाँ जो मेरे पास हैं, जो मेरा अनुभव है, मैं आपको देना चाहता हूँ। आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, कुछ पैसा नहीं लगता, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, रही बात मेरी, तो मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम पास किया हूँ और भी दर्जनों एग्ज़ाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएँगे ये वादा रहा। बस आपको अपना सपोर्ट बना के रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट 50 साइंस के क्वेश्चन करेंगे और आप लोग पूरे सिंसियरिटी से जैसा कहा हूँ वैसे करिएगा, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन सभी लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोली दर्पण की वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है क्या कहलाता है? दर्पण से बना क्वेश्चन है। गोली दर्पण पे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोली दर्पण के वक्र पृष्ठ के समान दूरी पर होता है क्या कहलाता है? वक्रता के मुख्य फोकस, अनंत, ध्रुव। अभी तक आप लोग सही कर लिए होंगे। नहीं भी पता हो तो घबराने का नहीं है, याद कर लेने का है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोली दर्पण के वक्र पृष्ठ के समान दूरी पर होता है उसको मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस, ठीक है, नहीं पता था तो याद कर लीजिएगा। ये हमारा होता है, देखिए ये मान लीजिए कोई गोली दर्पण है, ये ये जो ये गोली दर्पण है, तो इससे जो गोला बनेगा वृत्त, उसका केंद्र जो होता है उसको सी कहते हैं, वक्रता केंद्र। और यहाँ जो गोली दर्पण का बीचों बीच का भाग होता है इसको पी कहते हैं, ध्रुव। ये ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। और मुख्य दर्पण है ये, तो यहाँ ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है यहाँ पर होता है मुख्य फोकस, को एफ से दर्शाते हैं। बेसिक चीज है, इतना जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा। गोली दर्पण से हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, दर्पण से और लेंस से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के जाना है। इस पे हमारा रिकैप वीडियो भी आएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको मिस हो जाएगी वो वीडियो, और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो पता भी नहीं चलेगा। इतनी दमदार वीडियो, अच्छी वीडियो जो आपको एक नंबर सही करा सकती है, वो वीडियो आपसे छूट जाएगी। मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, लेकिन सटीक मेहनत करना है। ठीक, प्रश्न दूसरा सभी लोग करेंगे। इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रवस्था होती है? इसमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रवस्था होती है? ए सॉल, बी जेल, सी है इमल्सन इमल्सन और डी है फोम। शांति से लिखिए, दूसरे में आप कौन सही मार रहे हैं फिर मिलाइएगा। और चलिए मिलाइए, इसको सॉल्व कहते हैं। सॉल्व मतलब जब ठोस कण तरल माध्यम में फैले हुए होते हैं तो इसे सॉल्व कहा जाता है। ठोस कण है और जिस माध्यम में है वह तरल है, उसको सॉल्व कहते हैं। इसका मस्त उदाहरण है पेंट, रक्त, धूल। पेंट में ठोस रंग द्रव होता है जो तरल माध्यम में फैला होता है, ठीक है ना। सॉल्व नहीं पता, रट लेना है। साम दाम दंड भेद से हमें सिलेक्शन चाहिए, वहां आप
अगर कितनों विज्ञान के जानकार हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको कोई तवज्जो नहीं देने वाला है। आप विज्ञान कुछ नहीं जानते, आपको जो पढ़ना था, जो एग्जाम में आ सकता था उसको रट के गए और एग्जाम क्लियर कर लिए, आप ही सबसे बड़े धुरंधर हो गए, आपको लोग सैल्यूट मारेंगे। ठीक, चलिए आगे तीसरा। हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इसमें से कौन सा गुण उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है इसमें से। मोजले के अनुसार, हेनरी मोजले जो बताए हैं उनके अनुसार किसी तत्व का इसमें से कौन सा गुण उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? परमाणु घनत्व, बी परमाणु आकार, सी परमाणु क्रमांक, डी परमाणु त्रिज्या। मैं तो इसे कॉमन सेंस लगाऊंगा तब भी आप भी लगा लिए होंगे, सी पर जाएंगे, परमाणु क्रमांक। नहीं पता है, रट लेना है। ठीक है, हेनरी मोजले ये रटिए। इनके अनुसार तत्व के कौन सा गुण जो होता है परमाणु द्रव्यमान से भी अधिक मौलिक गुण होता है? परमाणु क्रमांक। ठीक। प्रश्न चौथा, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें शामिल अभिक्रिया का चयन करिए, यानी कौन सी अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर वो बताना है। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया जाता है। जहाँ वायु की उपस्थिति आती है ना, मैं तो उसको ऐसे कॉमन से रखता हूँ, वायु की उपस्थिति में हो रहा है वो, यानी ऑक्सीजन उसमें रहेगा। ठीक, बाकी आप अभी सेलेक्ट करिए। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बी उपचयन अभिक्रिया, तीसरा है सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, या डी विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, अभी तक आपने लगा लिया होगा और उसमें होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है वो क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है जिससे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। यह अभिक्रिया ऑक्सीजन के जुड़ने या हाइड्रोजन के निकलने से भी होती है। जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है जिससे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। यह अभिक्रिया ऑक्सीजन के जुड़ने या हाइड्रोजन के निकलने से भी होती है। ये होता है ऑक्सीकरण। ठीक है ना। चलिए, पांचवा है, निम्न में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करेगी? किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करेगी कौन सी राशि? यानी प्रतिरोधकता से बना क्वेश्चन है। तार की मोटाई, तार के पदार्थ की प्रकृति, तार की आकृति, तार के फेरों की संख्या, कौन सी चीज तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करेगी? चलिए, लगा लीजिए सभी लोग। इसमें होगा तार के पदार्थ की प्रकृति। तार का पदार्थ कैसा है, तार का जो पदार्थ किस पदार्थ से बना है उस पर निर्भर करता है। इसके साथ ही जो प्रतिरोधकता है वो लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे और तापमान पे, इन सब से प्रभावित होती है। हमारा ऑप्शन होगा तार के पदार्थ की प्रकृति कैसी है उससे भी प्रभावित होती है। चलिए, छठवां है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व से बना क्वेश्चन है। चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशा परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष कितने डिग्री पर होने पर ही फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जा सकता है? जो फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम दिया है, तो इसमें चालक की गति और प्रतिरोध प्रेरित धारा की दिशा, चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशा परस्पर दूसरे के कितने सापेक्ष कोण पर होंगी, तब जाकर फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आंख मूंद के याद रखिएगा। चलिए, अभी लिखिए ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 30 डिग्री और डी है 45 डिग्री। इसमें आंख मूंद के याद रख लीजिएगा 90 डिग्री। दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ से मान लो इसको पकड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ है
और ये धारा इधर से प्रवाहित हो रही, जिधर उंगली मुड़ी रहती है उस तरफ उसका प्रवाह क्षेत्र होता है, उस चक्र में चल रही होती है और यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। जनरली ऐसा याद रख लीजिएगा 90 अंश, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण। प्रश्न 7वां करिए, किस क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है? किस क्रिया द्वारा सल्फर से जो सल्फाइड आयन है का निर्माण होता है? ए संयोजन, बी ऑक्सीकरण, सी है बी हाइड्रोजनीकरण, डी है उपचयन। किस क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है? तो इसमें होगा उपचयन। उपचयन जिसमें सल्फर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सल्फाइड आयन यानी S2- बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सल्फाइड आयन बनाता है। तो यहाँ उपचयन क्रिया हो रही है, ठीक है ना, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? जो कार्बन यौगिक हैं वो विद्युत विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? ए क्योंकि वे प्रकृति में आयनिक होते हैं, बी क्योंकि वो कोई आयन नहीं बनाते हैं, सी क्योंकि वो गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, डी क्योंकि कार्बन यौगिक प्रकृति में ठोस होते हैं। कौन सा कारण है कि कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक हैं? तो ठोस वोस तो बहुत चीज होती है, वो नहीं होगा। ये आएगा बी, क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते। मेन चीज ये है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद कर सके। अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते तो यह भी विद्युत धारा को प्रवाहित होने में मदद कर पाते, इसलिए। और इसमें कोई आयन नहीं होता, ठीक है ना, जो कार्बन यौगिक होते हैं उसमें आयन नहीं होते, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। आयन के अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद कर सके। अगला 9वां है, कौन सा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है? अच्छा, ऊर्जा खत्म नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इस पे कई चीजें पूछी जाती हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, या जो भी है बहुत सारे इसमें फैक्टर बनते हैं। चलिए, यहाँ पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हुई है। यांत्रिक ऊर्जा यानी जो शक्ति लगाकर की जाती है, जैसे अगर हम हैंडपंप चला रहे हैं, हम यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। विद्युत मोटर, ये तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। नहीं, अभी आप लगा लीजिए, बी विद्युत डायनेमो डायनेमो और सी है शुष्क सेल, डी है दिक् सूचक सुई। आप लगाइए फटाफट, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, इसमें होगा बी विद्युत डायनेमो। जो विद्युत डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके साथ ही जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उल्टा है। और जो शुष्क सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। शुष्क सेल में रसायन भरे हैं ना, और उससे फिर विद्युत बनती है। तो रासायनिक ऊर्जा की दिक्सूचक सुई जो है चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसमें दिक् जो कंपास होता है उसमें चुंबक लगा होता है, ठीक है ना। तो चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यानी सुई जब चल रही है ये यांत्रिक ऊर्जा हो रही ना वहां पे, ठीक। चलिए, 10वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? पादप में जो खास विशेषताएं हैं, कोई जीव जंतु जिसमें खास विशेषताएं हैं, उस पर खूब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसी चीजों को आपको कहीं भी मिल जाए उसको पढ़ना है, नहीं मिलेगा रिकैप वीडियो हमारी आएंगी, उसमें आपको मिलेंगे सब चीज, ठीक है ना। ये पुष्प में, बीज में,
सी पत्ती में, डी मूलाग्र में। तो प्रांकुर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? चलिए अभी तक आप लोग लगा लिए होंगे, इसमें होगा बी, बीज में। जो प्रांकुर है पादपों में, प्लूम्यूल कहते हैं उसको, प्रांकुर, ये भ्रूण का हिस्सा होता है। जो भ्रूण होता है बीजों में, उसका हिस्सा होता है, और बीजों के अंकुरण के बाद विकसित होकर पौधों का तना और पत्तियां बनाता है। जो बीजों का अंकुरण हो जाता है उसके बाद ये विकसित होता है प्रांकुर, और यह पौधों का तना और पत्तियां बनाता है। ठीक है ना, प्रांकुर, और ये बीज में होता है। भूमियोल। अगला 11वां क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इन सब पे खूब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस खाली स्थान है, तापन द्वारा तैयार होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितने ताप देंगे तब वो तैयार होता है? ये जिप्सम के 373 केल्विन पर, चूना पत्थर के 373 केल्विन पर, सी है जिप्सम के 273 केल्विन पर, डी है चूना पत्थर के 273 केल्विन पर। किस पदार्थ है और उसको कितने तापमान पे गर्म करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा? बहुत जनरल क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए। इसमें होगा ए, जिप्सम के 373 केल्विन पर। यानी जिप्सम को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 12वां है, किसी चालक के लिए वोल्टता धारा ग्राफ की आकृति होती है। किसी चालक के लिए वोल्टता धारा ग्राफ की आकृति होती है, कैसी वो बताना है। ए पर वलयाकार, बी रैखिक, सी टेढ़े मेढ़े, डी चर घातांक। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन विज्ञान में, अगर आपका विज्ञान बैकग्राउंड नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन हमें जब वो क्वेश्चन आता है 2-3 बार देख लेना है, रट लेना है। ठीक है, हमें साम दाम दंड भेद किसी तरह से सिलेक्शन प्राप्त करना है, अपनी एक सीट पक्की करनी है। इसलिए जो नहीं पता है उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रट के आगे बढ़िए। 2-4 बार देखते हैं तो जब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम बहुविकल्पिक प्रश्न देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, और वैसे क्वेश्चन फिर आएंगे तो हमें याद आता है कि हाँ इसमें तो ये सही हुआ था। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, और उसको 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो किसी चालक के लिए वोल्टता धारा ग्राफ की आकृति कैसी होती है? वोल्टता मतलब पी, और आई धारा, ग्राफ की आकृति कैसी होती है? वो रैखिक होती है। वोल्टता और धारा की जो आकृति बनती है वो रैखिक होती है, सीधी रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है। यदि चालक ओम के नियम का पालन करता है, यदि चालक ओम के नियम का पालन करता है तो मूल बिंदु से गुजरती एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, वोल्टता धारा ग्राफ की आकृति। आगे बढ़ते हैं 13वां, यहाँ खाली स्थान है। में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम में वृद्धि हो जाती है। किस चीज में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक से बना क्वेश्चन है, परिणाम में वृद्धि हो जाती है? ये प्रतिरोध, बी दूरी, सी प्रतिरोधकता, डी धारा। इसमें सही आंसर होगा धारा। सिंपल सा चीज है, धारा में अगर वृद्धि कर देंगे तो धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में भी वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सा चीज है, याद रखिएगा। प्रश्न 14वां, जल के तापमान प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? जल के तापमान प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ए धारा के वर्ग, बी धारा के घन,
सी धारा के वर्गमूल, डी धारा के घनमूल, धारा नहीं धारा ही होगा, ठीक है ना, धारा के वर्ग या धारा के घन या धारा का वर्गमूल या धारा का घनमूल किसके अनुक्रमानुपाती होती है? जल के तापमान प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा। ठीक, चलिए अभी तक आप लगा लिए होंगे, नहीं पता तब भी घबराने की बात नहीं है, याद रख लेना है धारा के वर्ग की। ठीक, जल के तापमान प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा इसके अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती भी इसे कह सकते हैं होती है, तो धारा के वर्ग के प्लस प्रतिरोध के प्लस समय के, इन सब के समानुपाती होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15वां, जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट विलयन के संपर्क में आता है तो उसका रंग बदलकर कैसा हो जाता है? लोहे की कीलें जब कॉपर सल्फेट विलयन के संपर्क में आती हैं तो उनका रंग बदल जाता है, और वो किस रंग की हो जाते हैं? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी भूरा। सही आंसर होगा भूरा, डी सही है भूरा। जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट विलयन के संपर्क में आता है तो उसका रंग बदलकर भूरा हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। 16वां, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विघटन होता है, किस कोशिकांग में घटित होती है यह घटना? कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विघटन होता है, कोशिकांग में किस कोशिकांग में घटित होती है ये घटना? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी कोशिका द्रव्य, डी केंद्रक। किस चीज में ये घटना होती है? इसमें रट लीजिए, सी कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में श्वसन का पहला चरण है, पहले चरण में 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विघटन हो जाता है। ठीक है ना, 17वां करिए सभी लोग। बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या कितनी होती है? बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध, जो द्विक आबंध बनता है उसकी संख्या कितनी होती है? ए 3, बी 2, सी 4, डी 6। नहीं पता है तब भी रटिए, वही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन देख लीजिए आपका वहां से बन जाए। इसमें सही उत्तर होगा ये 3। बेंजीन में जो द्वि आबंध की संख्या होती है वो 3 होती है। इसमें 12 सिग्मा बंध बनते हैं और 3 पाई बंध बनते हैं। 3 कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं। ठीक है ना, प्रश्न 18वां, कार्बन यौगिक जो केवल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यहाँ खाली स्थान है, के रूप में जाने जाते हैं, वैसे कार्बन यौगिक जो केवल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है? ये संतृप्त और असंतृप्त यौगिक दोनों, ना तो संतृप्त यौगिक और ना ही असंतृप्त यौगिक। सी है संतृप्त यौगिक, डी में संतृप्त यौगिक, अरे सी में असंतृप्त यौगिक और डी में संतृप्त यौगिक। चलिए, जो केवल एक बंध से जुड़े होते कार्बन यौगिक उनको क्या कहते हैं? याद रखिएगा, डी है संतृप्त यौगिक, सेचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है ना, जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल सह संयोजक बंध कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनता है, बने होते हैं। ठीक है ना, जिसमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल सह संयोजक बंध होते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। प्रश्न 19वां, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उसको क्या कहते हैं? लवण जल, बी कास्टिक सोडा, सी चूना, डी चूना पत्थर। चलिए लगा लिए होंगे,
में नहीं पता है तब भी रट लीजिए, लवण जल। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है। आगे 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ प्रश्न मार्क है। एक उपकरण है क्या, यहाँ क्या एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। विद्युत परिपथ के प्रतिरोध से बना क्वेश्चन, प्रतिरोधकता जो होती है उसके विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग? ए वोल्ट मीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीमीटर और डी रियोस्टेट। प्रतिरोधकता से बना क्वेश्चन। जनरल साइंस ये मांगती है कि आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकता को बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? नहीं पता है तब भी रट लीजिएगा, रियोस्टेट कहते हैं इसको। एक चर प्रतिरोधक होता है ये, जिसका उपयोग परिपथ में धारा को समायोजित करने या प्रतिरोध को बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, रियोस्टेट। चलिए 21वां, H2CO या C, H2 हाइड्रोजन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, C कार्बन द्वारा इसमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है? यानी हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन द्वारा इनमें से किस तत्व, ये जो दिए गए हैं, इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का उपचयन नहीं किया जा सकता? Pb यानी सीसा, Ca यानी कैल्शियम, Fe यानी आयरन, Cu यानी कॉपर। किसका उपचयन नहीं किया जा सकता? नहीं पता है तब भी रट लीजिएगा, Ca यानी कैल्शियम का। H2 और CO और C द्वारा कैल्शियम के ऑक्साइड का उपचयन नहीं किया जा सकता। रट लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा ताकि चीजें दिमाग में बैठी रहें और एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन बने तो हमारा गलत ना हो। प्रश्न 22वां, विद्युत मोटर में निम्न में से किसके उपयोग द्वारा धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाती है? विद्युत मोटर में निम्न में से किसके उपयोग द्वारा धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाती है? ए मोटर ब्रश, बी आर्मेचर वाइंडिंग, सी विभक्त वलय, डी कार्बन ब्रश। चलिए, धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाती है किस चीज से? कर लिए होंगे, देखते हैं। सी विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग जो होती है उसकी वजह से जो है कि इसका उपयोग करने पर धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। ठीक है, विभक्त वलय एक प्रकार का द्विक परिवर्तक होता है, कम्यूटेटर होता है। प्रश्न 23वां, निम्न में से कौन सा भाग सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? जब हम श्वसन कर रहे होते हैं तो ऐसा कौन सा भाग है जो यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? बहुत मस्त क्वेश्चन है, बताइए। ए श्लेष्मा, बी पच्छाम्ब, सी डायफ्राम, उपास्थि वलय। नहीं, ये देखो उपास्थि वलय। कार्टिलेजिनस रिंग भी कहते हैं, उपास्थि वलय। बताइए इसमें से कौन सा भाग है या कौन सा वो अंग है जो श्वसन के दौरान वायु मार्ग को बंद नहीं होने देता है? उपास्थि वलय इसका सही आंसर है। और श्वास नली के चारों ओर ये होता है, जो श्वास नली हमारी होती है उसके चारों ओर उपास्थि वलय होता है,
और यही सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो। 24वां प्रश्न आपके सामने है, जल में डूबे जाने पर कोई क्षण पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चपटी हुई प्रतीत होती है, यह किसका उदाहरण है? सतह पे उभरी हुई, चपटी हुई, ऐसा कोई भी बनता है तो उसमें आपको याद रखना है। चलिए अभी आप लिखिए, ए प्रकाश के विस्थापन, सी प्रकाश के अपवर्तन, सी प्रकाश के परावर्तन या डी प्रकाश के संचरण। किसके कारण ऐसा होता है? जल में जो क्षण डुबोई जाती है वो अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई दिखाई देती है। नहीं पता, याद रखिएगा भी प्रकाश के अपवर्तन। ऐसी कोई भी घटना होती है ना जहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को जाना पड़ता है और चीजें बदली बदली दिखाई देती हैं, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो होता है। याद रखिएगा, हर बार क्वेश्चन बनता है इसलिए बहुत ध्यान से याद रखना है। 25वां, मनुष्यों में होने वाले श्वसन क्रिया का उदाहरण है। यहाँ खाली स्थान क्वेश्चन मार्क है, खाली स्थान का उदाहरण है। मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया किस चीज का उदाहरण है? ए विस्थापन अभिक्रिया, बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी रेडॉक्स अभिक्रिया, डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए बताइए, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, ज्यादा लोगों का सही ही होगा। चलिए मिला लीजिए, इसमें डी होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया है, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा आमतौर पर ऊष्मा के रूप में उत्पादित होती है और परिवेश में मुक्त होती है। ठीक है ना? जो ऊष्मा छेपी, छेप मतलब निकल रही है ऊष्मा, और ऊष्मा शोषण मतलब ऊष्मा ग्रहण हो रही है। तो ऊष्मा छेपी है ना भाई, श्वसन जो हम कर रहे हैं उसमें ऊष्मा ऊर्जा निकल रही है। जो ऊष्मा है, गर्मी है, जो हमारी ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में उत्पादित हो रही है और परिवेश में मुक्त हो रही है हम जब शोषण करते हैं। ठीक, इसलिए आप कोई काम नहीं करेंगे तब भी आपको भूख लगेगी, क्योंकि श्वसन के दौरान आपकी ऊर्जा ऊष्मा में बदल कर परिवेश में मुक्त हो गई। ठीक, याद रखिएगा। अगला 26वां क्वेश्चन, दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? बहुत रोमांटिक रोमांटिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए याद कर लीजिएगा। ए 5.5 से कम पीएच पर, बी 7 पीएच पर, सी 6 पीएच पर, डी 6 से कम पीएच पर। चलिए आप लगा लिए होंगे, आंसर देखते हैं। तो इसमें होगा ए 5.5 से कम पीएच पर। अरे भाई साहब, पीएच स्तर दंत क्षय हो रहा है यानी अम्लीय होना चाहिए, यानी 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम तो ये ऑप्शन है, लेकिन एग्जैक्ट जो ये दंत क्षय वाली स्थिति आ जाती है जब इससे भी कम हो जाता है 5.5। 5.5 पीएच से भी कम हो जाएगा पीएच मान, तब दंत क्षय का रोग आपको हो जाएगा। और 7 तो ऐसे ही काट दो, 7 पे कुछ नहीं हो सकता। 7 से कम सही था, 6 भी बहुत थोड़ा ही अंतर आता है, लेकिन 5.5 जो है इससे भी अगर कम हो जाएगा तो दंत क्षय शुरू हो जाए। 27वां प्रश्न, इसमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है? अस्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, बी कमजोर दांत या मसूड़ों में खून आना, सी कमजोर दृष्टि या आंशिक अंधता, या डी कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा।
बेरी-बेरी का मुख्य लक्षण जो हमारे कुछ रोग हैं, उसमें लक्षण, बचाव, उपचार, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जो बीमारियां हैं, उनको भी हमें कवर करके ही जाना है। हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन हमको सही करना है, इस रूप में तैयारी करनी है। चलिए 27वां का करिए आप लोग, इसमें सही उत्तर होगा डी, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। जो बेरी बेरी रोग है, इसमें या विटामिन बी की कमी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें मांसपेशियां जो होती हैं ना, हमारी पेशियां, वो बहुत कमजोर हो जाती हैं और हमें ऊर्जा नहीं रहती, चिड़चिड़ापन रहता है। ठीक है ना। बाकी ये दांत से कोई समस्या है तो हम लोग जो सामान्य पढ़ते हैं उसमें विटामिन सी और वो रतौंधी वाला जो होता है वो विटामिन ए, इसे याद रखिए। प्रश्न 28वां है, निम्न में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बार बार बनता भी है। जो वो खनिज बताना जो फसलों को कीटों से बचाता है। तो ए कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, बी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सी पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, डी मैग्नीशियम, आयरन और बोरान। तो सोडियम तो यहाँ नहीं हो सकता। सोडियम अगर काटते आप दो एलिमिनेट कर सकते थे, ये और ये। फिर आयरन का भी थोड़ा सा डाउट लगता है, इस वजह से आप सी मारते, तब भी आपका सही आंसर होता। पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, याद रखिएगा ये जो तत्व हैं, खनिज हैं, वो फसलों को कीटों से बचाने में मदद करते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आगे 29वां प्रश्न आपके सामने है, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली जो लाइटें या झालरें होती हैं, वो यहाँ खाली स्थान है, किसका उदाहरण होती हैं? जो त्योहार के समय हम झालरें लगाते हैं, लाइटें, वो किस चीज का उदाहरण होती है? ए श्रेणी परिपथ, बी चुंबकीय प्रभाव, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डी समानांतर परिपथ। चलिए, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं सामने, इसलिए आपका सही होना ही चाहिए समानांतर पथ। अरे चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रभाव इसमें तो नहीं हो सकता झालरों में। जिसे कॉमन सेंस लगाओगे और श्रेणी परिपथ का एक बार डाउट हो सकता है, लेकिन ये सब समानांतर परिपथ में जुड़ी होती हैं। ठीक है ना। आगे प्रश्न 30वां, इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है, प्योर धातु, वो बताना। एसआई सिलिकॉन, बी में है बी बोरॉन, सी में है सी कार्बन और डी में है एफ आयरन। कौन सा तत्व एक धातु है? अब आयरन दिख जाए तब भी आपको कंफ्यूजन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो एफ है यानी आयरन, या एक पूर्ण धातु है, और जो सी है कार्बन, ये आधातु है, और जो बी है बोरान, ये उप धातु है, और एस आई जो सिलिकॉन है वो भी उप धातु में आता है। इसलिए फेरस जो आयरन है ये हमारा धातु है। अगला क्वेश्चन, अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? अष्टक का सिद्धांत जो आया था वह अब हाल फिलहाल में, मतलब किन खोजों के का बाद अप्रासंगिक हो गया, यानी उसका महत्व तो नहीं रह गया, गलत साबित हो गया। ये समस्थानिक, बी फुलरिन, डी सी रेडियोधर्मिता, डी उत्कृष्ट गैस हैं। किसके
तो उसके बाद अष्टक सिद्धांत जो है अप्रासंगिक हो गया। चलिए, आप लोग लगा लिए होंगे। उत्कृष्ट गैसों, अष्टक का सिद्धांत जो है न्यूलैंड्स ने 1865 में दिया था, लेकिन उत्कृष्ट गैसों का जो खोज हुई तब यह अष्टक सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया, याद रखना है। 32वां, इलेक्ट्रॉनिक ओवन, जो ओवन होता है जिसमें हम खाना गर्म करते लेते हैं, इसमें हम पिज्जा बनाते हैं, इसमें हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, कि कार्य प्रणाली के पीछे की परिघटना क्या होती है, क्या परिघटना इसके पीछे है। जो इलेक्ट्रिक ओवन काम करता है उसके पीछे कौन सी परिघटना होती है? प्रेरित वोल्टेज, बी प्रेरित धारा, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डी जूल का तापन प्रभाव। मेरे भैया, ओवन जो है तापन प्रभाव पे काम करता है। जैसे हमारा इस्त्री होता है यानी प्रेस, तापन प्रभाव पे। जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है जो पानी गर्म करता है, वह भी तापन प्रभाव पे। ऐसे बहुत सारे उपकरण है, इसी में होता है हमारा इलेक्ट्रिक ओवन भी। इसलिए अब आपका सही होना चाहिए डी जूल का तापन प्रभाव। इस परिघटना के कारण, परिघटना से ही इलेक्ट्रिक ओवन कार्य करता है। प्रश्न 33वां 33, निम्न में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? अरे बाप रे, विद्युत का सुचालक होता है। बहुत जनरल क्वेश्चन है, यह किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो वो वहाँ पे ऐसी पेंसिल नहीं रखना है जो दोनों तरफ से गढ़ी गई हो। कुछ लोग पेंसिल को दोनों तरफ से गढ़ देते हैं, और अगर छोटा बच्चा है तो झट से पेंसिल उठाकर जो प्लग होता है, उसमें जो हम प्लग लगाते हैं बोर्ड में, वहां पर उसे डाल देगा और उसको झटके लग जाएंगे, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट उसमें है, और ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपरूप है, और यह विद्युत का सुचालक होता है। अभी तक आप लोग सही कर लिए होगे, इसलिए मैं यही एक्सप्लेन कर दिया। तो ए चारकोल, बी फुलरिन, डी ग्रेफाइट और डी हीरा, ये सब कार्बन के अपरूप हैं, लेकिन इसमें जो ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। आगे 34वां, शुष्क ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन के लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने होते हैं? शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल, पीलापन लिए हुए रंग, गाढ़ा सफेद और पीलापन थोड़ा लिए हुए जो रंग के बादल होते हैं वो किस अम्ल से बने होते हैं? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। चलिए, शुक्र ग्रह पे गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए बादल किस अम्ल के कारण ऐसे बनते हैं? इसमें सही ऑप्शन होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। याद रखिएगा, कोई नहीं पता तो याद रखना है। ये बादल ग्रह के वायुमंडल में CO2 की मोटी परत के ऊपर मौजूद हैं और सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, जिसमें शुक्र पीला सफेद दिखाई देता है। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। चलिए 35वां प्रश्न करेंगे। धावन सोडा, देखो धावन सोडा बार में आता है, का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? रासायनिक गुणधर्म बताना है, प्रकृति बतानी है आपको धावन सोडा की। ए उभयधर्मी प्रकृति का होता है, बी यह क्षारीय प्रकृति का होता है, सी यह अम्लीय प्रकृति का होता है और डी यह उदासीन प्रकृति का होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? नहीं पता तो आज से रट लेना। धावन सोडा जो रासायनिक गुणधर्म होता है यह क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखना है। क्षारीय होता है, क्षारीय। क्षारीय, क्षारीय मतलब लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जो भी पदार्थ, जो भी तत्व, यौगिक
लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और धावन सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक? बहुत नमकीन कभी गलती से जो सरफ होता है, सरफ से कपड़ा धोते हैं, गलती से अगर उसका थोड़ा सा भी अंश आपके मुंह में आ जाएगा, इतना नमकीन लगेगा ना, वो क्षारी लगेगा। ठीक है। चलिए 36वां क्वेश्चन आपके सामने है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किस तत्व के गुणधर्म समान होते हैं? जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है उसके अनुसार अगर चलें तो किस तत्व के गुणधर्म समान होते हैं? ए, बी, ई और एम, जी। बी में है के और सी ओ, सी में है एन ए और सी एल, डी में है बी और सिलिकॉन। नहीं पता हो तो रट लेना है। वैसे जो अष्टक नियम है, अगर आप उसको जानते हैं तो इसमें ऑप्शन सही होगा ए, बी और एम, जी। बी मतलब बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4, और मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12। 8 का अंतर हो गया ना। प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, यह अष्टक नियम कहता है। और इसका जब आप इसको देखेंगे, व्यवस्थित करेंगे इसी क्रम में, आपका यही सही होगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न आपके सामने है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बीच होती है, किसके बीच होती है? सहसंयोजक यौगिकों, आयनिक यौगिकों, सी में है आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों दोनों में, और डी में है ना तो आयनिक और ना ही सहसंयोजक यौगिक। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होती है? विस्थापन कहीं भी जुड़ जाए, आयन हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, वहाँ आयनिक यौगिक बनते हैं। और इसमें बी ही सही होगा, आयनिक यौगिक। इलेक्ट्रॉन विस्थापित करके बंध बनाते हैं, साझा करके नहीं। अगर साझा रहता तो वह सहसंयोजक यौगिक होते, और वो विस्थापक नहीं हो पाते, और वो आयनिक यौगिक नहीं हो पाते। ठीक है ना। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाते हैं, लेकिन जो आयनिक यौगिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को विस्थापित करके बनाते हैं। इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनिक यौगिकों में ही हो सकती है। ठीक। चलिए आगे 38वां प्रश्न। बेकिंग सोडा फिर से आ गया, को गर्म करने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? जो बेकिंग सोडा है उसको गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है, वो लिखिए। ए, कैल्शियम ऑक्साइड, बी, सोडियम ऑक्साइड, सी, सोडियम कार्बोनेट, डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन बनता है और सभी का सही होना चाहिए। इसमें होगा सी, सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है सोडियम, भैया ये नहीं, एन यहाँ रहेगा। एन, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। और बेकिंग सोडा जो होता है उसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, और इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट मिलता है हमें, Na2CO3। साथ में पानी और CO2 मिलता है, पानी और CO2 भी निकलता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन 39वां। निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? ए, इथेन, बी, मीथेन, सी, ब्यूटेन, डी, प्रोपेन। नहीं पता है, घबराना नहीं है। यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, याद कर लेना है।
रट लेना है। तो यौगिकों में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, वो होता है एथेन। C2H6 इसका सूत्र है। इसमें 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। एथेन। आगे 40वां प्रश्न आपके सामने है। रुमेन क्या है? रुमेन ए आंत का वह भाग जहाँ जुगाल बनता है। बी गाय के ग्रहणी का पहला भाग। सी भोजन को संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक कक्ष। डी ग्रासिका का एक थैलोनुमा संरचना। रुमेल क्या है मेरे दोस्तों? नाम अगर आप पहली बार सुने होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो ये तो बहुत मस्त है, आपको याद हो जाएगा। इसमें सी है भोजन को संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक कक्ष होता है। रुमेन। रुमेन जुगाली करने वाले जानवरों के पेट का पहला और सबसे बड़ा कक्ष होता है। जो जुगाली करने वाले जानवर है ना, उनके पेट का पहला और सबसे बड़ा कक्ष यही होता है, इसको कहते हैं रुमेन। याद रखिएगा, बहुत मस्त है टर्मिनोलॉजी। प्रश्न 41वां पे आते हैं। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? क्या निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? ए अग्न्याशयी रस, बी आंत रस, सी जठर रस, डी पित्त रस। कौन सा? चलिए, तक लगा लिए होंगे आप, मिला लीजिए। पितरस। पितरस। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित कर देता है? पितरस। अम्लीय आहार कोई खाए उसको क्षारीय में परिवर्तित कर देगा, पितरस। चलिए अगला 42वां है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? ये वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण, बी अपवर्तन नहीं होने के कारण, सी परावर्तन नहीं होने के कारण, अरे प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, और डी है परावर्तन नहीं होने का। ये 3-4 प्रकाश की गतियां हैं। लगा लिए। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो प्रकीर्णन की घटना है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब होता है जो माध्यम में छोटे छोटे कण है उससे प्रकाश टकरा कर बिखर जाना। लेकिन जो ब्रह्मांड है, हमारा अंतरिक्ष है, वहां पर निर्वात है, वहां कोई माध्यम नहीं है, खाली स्थान है, अंतरिक्ष है, इसलिए वहां प्रकीर्णन तो होगा नहीं, इसलिए वो हमें अंधेरा नजर आता है। तस्वीर हम आसमान में अंधेरा नजर आएगा जो भी तस्वीर सैटेलाइट के माध्यम से। अगला प्रश्न 43वां है। एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई। जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें से एक गैस के रूप में जिंक सल्फेट बना। बनने वाली गैस का नाम बताइए। जिसमें एक गैस के साथ जिंक सल्फेट बनता है, तो वो कौन सी गैस बनती है वो बताना है। रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। मेरी अगर पीछे की वीडियो विज्ञान के देखे होंगे तो आपका ये कभी गलत नहीं होगा। इसमें डी है हाइड्रोजन, जो जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट बन जाता है, प्लस
H2 रिलीज होती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। रट के रखिए। आगे चलिए 44वें पे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है, ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, बी ऑक्सीकरण, सी अपचयन, डी क्लोरीनीकरण। हाइड्रोजन ग्रहण करता है तब क्या कहलाता है? इसमें सही उत्तर होगा सी अपचयन, रिडक्शन। ठीक है ना? हाइड्रोजन ग्रहण करना जिससे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाती है। ठीक है। जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसके ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाती है और यह उपचयन की अभिक्रिया है। आगे 45वां प्रश्न है, इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है? सबसे कम पर्यावरण में जो अभिक्रिया होने वाली है और किस पदार्थ में, किस धातु में सबसे कम होती है? ये चांदी, ये मरकरी, ये सोडियम, ये सोना। अभिक्रिया ना के बराबर होती है सोने के साथ, इसलिए सोना हमेशा वैसे बना रहता है। कॉमन सेंस से भी इसको सही कर सकते थे। 45वां का डी सोना। 46वां करेंगे, फुलेरिन में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल जैसी संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं? देखो, कार्बन का एक अपरूप है फुलरिन, इसमें कुछ विशेषता पाई जाती, कुछ विशेष चीज होता है। कार्बन खुद बहुत विशेष चीज है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो फुलेरिन है उसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल जैसी संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। कितने? याद रखिएगा, चलिए अभी लगाइए। ए 55, बी 40, सी में 30 और डी में 60 लगा लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर होगा 60। जो फुलरिन में 60 कार्बन परमाणु फुटबॉल जैसी संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 47 है, 10 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? क्या भैया, 10 डायोप्टर है क्षमता वाला और अवतल लेंस है। ए 0.1 मीटर, बी 10 मीटर, सी -10 मीटर, डी -0.1 मीटर। चलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत हम लोग हल कर चुके हैं। इसमें सूत्र होता है P बराबर 1/F। यहाँ P डायोप्टर में होता है, F मीटर में होता है। अवतल लेंस है इसलिए P -10 होगा, क्षमता होगी माइनस में, -10/1/F। फिर एक गुणा कर दीजिए, -10 F बराबर 1, F बराबर 1/-10, और इसको हल करेंगे तो -0.1 मीटर होगा। ठीक, 10 मिलीमीटर mm। ठीक है ना? ये आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 48वां, मेढक में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने खाली स्थान से भी श्वसन कर सकते हैं। अपने किस चीज से भी वो श्वसन कर सकते हैं मेढक, जबकि इनको मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं? ए श्वास रंध्रों, बी श्वास प्रणाल, डी आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा, आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा, डी क्लोम। ठीक, किस चीज से मेढक श्वसन कर पाते हैं? चलिए, अभी तक लग गया होगा आपका, तो सी है आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा। आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा की वजह से भी
वो ऑक्सीजन श्वसन करते हैं मेढक, वो अपने फेफड़े से भी त्वचा से भी ऑक्सीजन कर पाते हैं। ठीक है, आगे 49वां है, अवक्षेपण अभिक्रिया एक विशिष्ट श्रेणी खाली स्थान है। एक विशिष्ट श्रेणी है अवक्षेपण अभिक्रिया, वो बताना है। ये संयोजक अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, सी रेडॉक्स अभिक्रियाएं, या डी अपघटन अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक विशिष्ट श्रेणी की खाली स्थान हैं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक विशिष्ट श्रेणी की कौन सी अभिक्रियाएं हैं? इसमें सही होगा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। जो अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं वो एक विशिष्ट श्रेणी की द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, अगला है 50वां, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक खाली स्थान तत्व गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों के समान होता है। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कितना सारा क्वेश्चन इस पे बना है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कौन से नंबर का तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं? इसके नाम से में ही छुपा है अष्टक नियम, यानी 8वें। ठीक, 8वें सही होगा इसमें। दोस्तों, आज विज्ञान का भाग 7 समाप्त हो गया और हमने 350 PYQ डिस्कस कर चुके हैं। यानी टोटल विज्ञान के सभी पार्ट आ चुके हैं। पार्ट भाग 7 तक विज्ञान में बना है और इसमें हम 50-50 करके लगभग 350 PYQ डिस्कस किए हैं, जो विज्ञान में आए हुए क्वेश्चन है और पिछले ग्रुप डी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ से आपको यह पता चला कि विज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब रेलवे ग्रुप डी में भी, पहले विज्ञान के प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे ग्रुप डी में, लेकिन अब सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बना है रेलवे ग्रुप डी में वो था विज्ञान का। इसलिए विज्ञान का हम लोग सभी वीडियो कवर कर लिए और सब वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अगर कोई भी वीडियो आप मिस कर रहे हैं ना, तो अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं भाई साहब। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये कोई बकवास वीडियो नहीं है, PYQ है। इसमें आपको खुद क्वेश्चन हल करना और समझना है किस टॉपिक से बना और आगे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, किस गहराई से क्वेश्चन बन रहे हैं, किन टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सब इसमें समझना है। मैं खुद बताता चला हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पूरा इंसाइट मिल जाएगा विज्ञान में। विज्ञान की मांग क्या है, यानी विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन आया है, ये सब हम जान पाए हैं PYQ की वजह से। और जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बने हैं उन पे हम लेकर आए हैं रिकैप प्रोग्राम। इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिर और भी विषयों के, इसी तरह विज्ञान के भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर रिकैप प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं या 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, या चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी है, जाकर स्पीड बढ़ाइए और देख लीजिए। जरूर देखिएगा। आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन जो PYQ की ये सीरीज चल रही है इसको जरूर से देखिए। और जो रिकैप प्रोग्राम है जिसमें हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, रिकैप जैसा करवा रहे हैं, रिवीजन जैसा करवा रहे हैं, तो वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। रही बात PDF की, तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है।
पीडीएफ क्यों? क्योंकि जब एग्जाम का समय नजदीक होगा तो आप इतनी बड़ी-बड़ी वीडियो नहीं देखेंगे। मेरी सख्त मनाही होगी, आप वीडियो देखना उस समय बंद कर दीजिएगा। और अगर आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ खोलिए, 5 से 10 मिनट में आप पूरा फैक्ट सब रिवाइज कर लेंगे। सारी चीज़ें आपके नज़र के सामने से गुजर जाएँगी और तरोताज़ा हो जाएँगी, जिससे आप एग्जाम हॉल में कम गलती करेंगे। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और इससे क्वेश्चन कम गलत होंगे और माइनस मार्किंग से बचेंगे। तो पीडीएफ सब संभाल के फ़ोल्डर बना के रखना है। एग्ज़ाम जब नज़दीक होगा पीडीएफ खोलिए, सरसरी निगाह से उसको देख डालिए, सब चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज और रिकैप जो प्रोग्राम है, इनकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। और कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े आप में नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लें। साथियों, किसी विशेष टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा हो या कोई विशेष मुद्दा है या कुछ रणनीति के से संबंधित भाग है, कुछ भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक? और हमारा हौसला बढ़ाइए। दोस्तों, जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन हम काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। हमें लगता है लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमें और मेहनत करना है और टाइम निकालना है और ज़्यादा वीडियो लाना है और अच्छा मटेरियल देना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आपका सिलेक्शन हमारी प्राथमिकता है साथियों। इसलिए आप अपना काम करिए, हम आपके लिए तन मन धन से पूरी मेहनत से काम करेंगे और हमारे पास जो अनुभव है, हमारे टीम के पास जो अनुभव है, वो आप तक पहुँचेगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों और तहे दिल से धन्यवाद।